अपन क्वेश्चन नंबर 20 तक क्वेश्चन सोल्व कर चुके थे। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 तीनों ही क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं। कंपटीशन के व्यू से भी और वैसे भी समझने के व्यू से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। किस तरह का क्वेश्चन है देखो। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। अपनी ही एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें क्या कह रहे हैं, किसी पवन चक्की के ब्लेड, किसी पवन चक्की के ब्लेड, किसी पवन चक्की के ब्लेड क्षेत्रफल कैपिटल ए, किसी पवन चक्की के ब्लेड क्षेत्रफल कैपिटल ए, किसी पवन चक्की के ब्लेड क्षेत्रफल कैपिटल ए के वृत्त जितना क्षेत्रफल कैपिटल ए के वृत्त जितना क्षेत्रफल, किसी पवन चक्की के ब्लेड क्षेत्रफल कैपिटल ए के वृत्त जितना क्षेत्रफल प्रसर्प करते हैं। ये क्वेश्चन है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन के अलग अलग पार्ट हैं। अब कौन कौन से पार्ट है, कौन सा पार्ट क्या कह रहा है वो देखिए। यदि हवा वेग v से वृत्त के लंबवत दिशा में बहती है, यदि हवा वेग v से वृत्त के लंबवत दिशा में बहती है, यदि हवा वेग v से वृत्त के लंबवत दिशा में बहती है, तो स्मॉल टी समय में इससे गुजरने वाली वायु का द्रव्यमान क्या है। तो स्मॉल टी समय में इससे गुजरने वाली वायु का द्रव्यमान क्या है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। देखो पहले तो, फिर इसके अंदर क्या है, सेकंड पार्ट और है। अब इसके सेकंड पार्ट की बात करें तो उसमें क्या कह रहे हैं, वायु की गतिज ऊर्जा क्या होगी, वायु की गतिज ऊर्जा, इसे यहीं से लिख देते हैं ताकि स्पेस बचे। वायु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। नंबर थर्ड और इसके अंदर पूछा जा रहा है, कह रहे हैं मान लीजिए कि पवन चक्की हवा की मान लीजिए कि पवन चक्की 25% ऊर्जा को, हवा की 25% एनर्जी को, 25% ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है, ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में
में रूपांतरित कर देती है। मान लीजिए कि पवन चक्की हवा की 25% ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर देती है, रूपांतरित कर देती है। क्या कहा इसमें रूपांतरित कर देती है। यदि A इजिकल टू, क्षेत्रफल भी दे रहे हैं, यदि A इजिकल टू 30 मीटर स्क्वायर, V इजिकल टू, वेग भी दे दिया है, वो दे रहे हैं 36 किलोमीटर पर आवर, ये भी दे दिया, और वायु का घनत्व, और वायु का घनत्व 1.2 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है तो उत्पन्न विद्युत ऊर्जा, है तो उत्पन्न विद्युत ऊर्जा या विद्युत शक्ति के सोच रहे हैं, है तो उत्पन्न विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति का परिकलन कीजिए। ये अपने पास वही क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिएगा, एक ही क्वेश्चन के कई पार्ट हैं, क्वेश्चन को अपन सोल्व कर रहे हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यूज आपको दी गई है, पहले वो देखो भाई। क्षेत्रफल कैपिटल A 30 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, V 36 किलोमीटर पर आवर है। तो आपको पता है किलोमीटर पर आवर को अपन मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, तो क्या करेंगे, इसे 5/12 से गुणा कर दो ताकि इजीली अपने पास आंसर आ जाएंगे। इसे अपन इजीली चेंज कर देंगे, तो देखो ये हो जाएगा 36 5/18 मीटर पर सेकेंड। 18 से 36 2 टाइम कैंसिल, 5 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। घनत्व मैंने मान लिया कि वायु का घनत्व रो है, तो ये है 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब अपन एक एक पार्ट को इसके को सोल्व करते हैं। देखो नंबर फर्स्ट, पहले इसने पूछा है, अब देखो भाई ये तो वैल्यू खैर अपन को दी गई है। पहले नंबर फर्स्ट इसने पूछा है वायु का द्रव्यमान कितना होगा। भाई द्रव्यमान निकालना है तो देखो पवन चक्की के पंखों द्वारा तय वृत्तीय क्षेत्रफल, मैंने मान लिया फॉर्मूला अपन बना ले। देखो अपन कह दें पवन चक्की के पंखों द्वारा, या ब्लेड कह दो, पवन चक्की के ब्लेडों, या इसे अपन पंख भी कह सकते हैं, ब्लेडों द्वारा तय क्षेत्रफल क्या है भाई, ए है, कैपिटल ए है। वायु का वेग भी है मेरे पास, यह है स्मॉल वी है। तो इसलिए स्मॉल टी समय में, स्मॉल टी समय में वायु द्वारा तय दूरी, इसलिए स्मॉल टी समय में वायु द्वारा तय दूरी क्या हो जाएगी, वीटी। भाई चाल इंटू समय होता है, भाई दूरी है क्या, चाल इंटू समय, तो चाल मेरे पास v है और समय क्या है, t है। और इसीलिए अगर मैं देखूं वृत्तीय क्षेत्रफल ऐसे जाने वाली वायु का आयतन भी आ जाएगा, इसलिए वृत्तीय क्षेत्रफल से गुजरने वाली वायु का आयतन। अब आयतन होता क्या भाई, क्षेत्रफल इंटू दूरी। भाई क्षेत्रफल इंटू दूरी तो होगा, तो भाई क्षेत्रफल तो मेरे पास a है और दूरी क्या है मेरे पास, vt है, यानी कि ये हो गया है avt, ये मेरे पास आयतन आ गया। अब अपन एक एक पार्ट को अपन सोल्व करेंगे, बस ये आपको ध्यान रखना है भाई, क्षेत्रफल इंटू दूरी। तो अब देखिए नंबर फर्स्ट पूछा क्या है,
हवा v वेग के लंबवत बहती है, t समय में से गुजरने वाली वायु का द्रव्यमान क्या है। तो देखो यदि वायु का घनत्व रो हो तो अपन द्रव्यमान क्या होगा, घनत्व इंटू आयतन। ये लो, यदि वायु का घनत्व देखो वायु का घनत्व रो होने पर, वायु घनत्व रो होने पर क्षेत्रफल ए से गुजरने वाली वायु का द्रव्यमान, मैंने मान लिया कि स्मॉल m है, से गुजरने वाली वायु का द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान घनत्व इंटू आयतन, घनत्व रो, आयतन क्या है ए वी टी, तो ये हो गया है रो ए वी टी। ये लो भाई, ये मेरे पास द्रव्यमान का फॉर्मूला आ गया रो ए वी टी। फिर नंबर सेकंड इसने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है सेकंड के अंदर वायु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखो वायु की गतिज ऊर्जा भी निकाल लीजिए, वायु की गतिज ऊर्जा, वायु की गतिज ऊर्जा क्या होगी, हाफ एम वी का स्क्वायर। ये लो हाफ एम की वैल्यू क्या है रो ए वी टी, और ये है वी का स्क्वायर, यानी कि हाफ रो ए वी का हो गया है क्यूब, और ये टी। ये लो भाई गतिज ऊर्जा भी मेरे पास आ गया है फॉर्मूला। तो देखो यहाँ तो आ गया है मेरे पास आयतन, ये आ गया है मेरे पास द्रव्यमान, और ये मेरे पास फॉर्मूला क्या आ गया है इसकी गतिज ऊर्जा का, हाफ रो ए वी का क्यूब टी। अब देखिएगा नंबर थर्ड, अब थर्ड पार्ट की ओर अपन इसकी बात करते हैं। देखिए अपन ने क्या क्या पार्ट निकाल लिए हैं, इसमें वायु का द्रव्यमान अपन ने ज्ञात कर लिया है, और द्रव्यमान के साथ साथ गतिज ऊर्जा ज्ञात कर लिए। अब अपन बात करेंगे इसमें शक्ति की। तो देखो भैया टी समय में विद्युत ऊर्जा की अगर मैं बात करूं, टी समय में रूपांतरित भाग यो कह सकते हैं, स्मॉल टी समय में विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित भाग, भाई कितना भाग इसका विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो रहा है। तो देखिएगा हाफ रो ए वी का क्यूब टी, तो यह है ये कितना परसेंट भाग रूपांतरित हुआ है भाई, इसने क्या कहा है 25% कहा है। तो इसका 25% यानी कि 25/100 हो गया, 25% ही हुआ। अगर 25% ये हो रहा है तो देखिएगा भाई 25 4 बार यानी कि 1/8 रो ए वी का क्यूब टी समय में विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित भाग। अगर ये है तो अब इससे अपने पास विद्युत शक्ति भी आ गई। कैसे देखो, इसलिए विद्युत शक्ति के लिए क्या करेंगे आप, इस समय को इधर ले आइए, यानी कि फॉर्मूला मेरे पास रह जाएगा ये 1/8 रो ए वी का क्यूब। भाई ऊर्जा वाले जो फॉर्मूले हैं उसके अंदर से अगर मैं इस टी को हटा देता हूं तो ये अपने पास क्या बन गई, विद्युत शक्ति आ गई। अब इस विद्युत शक्ति वाला जो फॉर्मूला है इसमें आप वैल्यू रख दीजिए, रो की वैल्यू आपके पास है, ए की आपके पास है, वी की आपको दी हुई है, बस ये वैल्यू आपको रखनी है और उनकी कैलकुलेशन करनी है, क्वेश्चन अपना सोल्व हो गया। देखिए अब मैं इसे ऊपर से थोड़ा साफ कर दूं, देखिए भाई अब इस क्वेश्चन के अंदर इज इक्वल टू, मैं इसके अंदर वैल्यूज पुट कर रहा हूं। हाँ रो की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1.2 दी हुई है, बिल्कुल एग्जैक्टली। ए क्षेत्रफल दिया हुआ है मुझे 30। फिर आ जाओ वी मेरे पास आया था 10 और उसके ऊपर पावर 3, ये शक्ति बन जाएगी। अब देखो भैया, अब मैं अगर इसके 10 की पावर 3 को तो ऐसे कैसे रहने दूंगा, 1.2830। अगर मैं इसे सोल्व कर रहा हूं तो ये मेरे पास आएगा अप्रोक्स 4.5
4.5 इंटू 10⁻³ वाट। इतनी शक्ति मेरे पास आ रही है जिसे मैं कह सकता हूं 4.5 किलोवाट, यानी कि इतनी शक्ति अपन को इसमें क्या होगी, प्राप्त होगी। यहां अपना क्वेश्चन नंबर जो 30 था, सॉरी क्वेश्चन नंबर जो 21 था वो अपना यह कंप्लीट हो गया है। अब अपन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, वो अपन देखेंगे। देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है, वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था, 22 है, उसके अंदर भी एक व्यक्ति जो एक्सरसाइज कर रहा है अपने वेट को कम करने के लिए, उस पर आधारित क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है देखो, अपन नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 अपनी ही बुक का अनसोल्ड क्वेश्चन, अपन पूरे सीक्वेंस से कर रहे हैं इन अनसोल्ड क्वेश्चन को, एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप। तो अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। कोई व्यक्ति वजन कम करने के लिए, कोई व्यक्ति वजन कम करने के लिए, वजन कम करने के लिए, कोई व्यक्ति वजन कम करने के लिए 10 किलोग्राम द्रव्यमान को, 10 किलोग्राम द्रव्यमान को 0.5 मीटर ऊंचाई तक, यानी आधे मीटर ऊंचाई तक, 0.5 मीटर ऊंचाई तक कोई व्यक्ति वजन कम करने के लिए 10 किलोग्राम द्रव्यमान को 0.5 मीटर ऊंचाई तक 100 बार, 1000 बार उठाता है। 1000 बार, 1000 बार उसको क्या करता है, वो उठाता है। मान लीजिए कि प्रत्येक बार द्रव्यमान को नीचे लाने में प्रत्येक बार द्रव्यमान को नीचे लाने में, मान लीजिए कि प्रत्येक बार द्रव्यमान को नीचे लाने में खोई हुई ऊर्जा शहीद हो जाती है। खोई हुई ऊर्जा शहीद हो जाती है। अब इसमें देखो क्या क्या ज्ञात करवा रहे हैं। नंबर फर्स्ट, सबसे पहले कह रहे हैं वे गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कितना कार्य करता है। वह गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कितना कार्य करता है। पहला तो ये पूछ रहे हैं। नंबर सेकेंड जो पार्ट है इसी क्वेश्चन का, उसमें कह रहे हैं यदि वसा, जो उसकी फैट है बॉडी में, यदि वसा 3.8 इंटू 10⁻⁷, यदि वसा 3.8 इंटू 10⁻⁷, यदि वसा 3.8 10⁻⁷ जूल, यदि वसा 3.8 इंटू 10⁻⁷ जूल ऊर्जा प्रति किलोग्राम, जूल ऊर्जा प्रति किलोग्राम, चलो ऐसे ही लिख देते हैं अपन, चाहते तो जूल बटे किलोग्राम ही कर देते हैं। चलो इस तरह से लिखें, ज़्यादा थोड़ा बड़ा लग रहा है। यदि वसा 3.8 इंटू 10⁻⁷ जूल प्रति किलोग्राम, ये लो भाई। यदि वसा 3.8 इंटू 10⁻⁷ जूल प्रति किलोग्राम
आपूर्ति करता हो, आपूर्ति करता हो, सप्लाई करता हो, उसकी आपूर्ति करता हो। यदि वसा 3.8 इंटू 10⁻⁷ जूल प्रति किलोग्राम आपूर्ति करता हो, आपूर्ति करता हो जो कि 20% दक्षता की दर से, आपूर्ति करता हो जो कि 20% दक्षता की दर से, जो कि 20% दक्षता की दर से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, की दर से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, तो वह कितनी वसा खर्च कर डालेगा, तो वह कितनी वसा खर्च कर डालेगा। ये लो, ये क्वेश्चन है अपने पास। तो देखिए अपने पास क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। देखिएगा भाई, एक एक पार्ट को अपन सोल्व करें। अगर मैं ये कहता हूं कि नंबर फर्स्ट, चलो डायरेक्ट ही कर लेते हैं, डाटा लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे याद रह जाएगा। इसमें 10 किलोग्राम द्रव्यमान को 0.5 मीटर की ऊंचाई तक उठा रहा है, तो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होगा? W = mgh। एक बार में mgh तो कितनी बार उठा रहा है? वो n टाइम उठा रहा है, तो किया गया कार्य गुरुत्वीय बल के विरुद्ध क्या हो जाएगा? W = n से मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखो नंबर फर्स्ट, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य, मैंने ले लिया कि W है, तो W = क्या होगा? mgh। लेकिन कितनी बार उठा रहा है? n टाइम, तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इनकी आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। देखो n कितना है? 10⁻³ है, क्योंकि 1000 दिया हुआ है ना अपन को, तो 10⁻³ रख दीजिए आप इसे। कितनी बार उठा रहा है भाई? ये 1000 बार। फिर आ जाते हैं n के बाद m, कितना किलो है? 10। फिर आ जाते हैं आप g पर, g की वैल्यू भी आप पुट कर लिए, तो 9.8 ले लो आप, या फिर इसे 10 भी ले सकते हैं। चलो 9.8 ले लेते हैं, वो तो कैलकुलेशन आप समझ जाओगे। h 0.5, यानी कि W = हो गया है 9.8 × 0.5, यानी कि 0.45, 4.9 हो गया है। तो बेस का हाफ कर दो, 4.9 × 3 और 10, ये हो गया 10⁻⁴ जूल। ये लो, इतने जूल ऊर्जा या इतना जूल उसे कार्य करना पड़ेगा। अब नंबर सेकंड पार्ट की अपन बात करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है? अगर इस कार्य को करने के लिए जो ऊर्जा है, मान लिया वो E है, और इसका केवल 20% भाग ही यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो देखो मैं इसको लिख देता हूं लाइन को। यदि इस कार्य के लिए, यदि इस कार्य के लिए आवश्यक ऊर्जा E हो, यदि इस कार्य के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या हो? E हो, तो E का केवल 20% भाग, तो E का केवल 20% भाग ही यांत्रिक, 20% भाग ही, तो E का केवल 20% भाग ही यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ही यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगर ये यांत्रिक ऊर्जा बदलता है, इसका मतलब, इसलिए अपन क्या कह सकते हैं भाई? जो कार्य है वो इस ऊर्जा का कितना है? 20%, यानी कि 20/100। ये तो हुआ, ये कार्य इस ऊर्जा का क्या हुआ? 20/100। तो या मैं यूं कह सकता हूं कि E = क्या हुआ भाई?
100W/20 यानी कि 5 गुना। तो यानी कि ये हो गया। अब देखो यदि अगर मैं कह दूं कि इसके लिए खर्च जो वसा है उसका द्रव्यमान कैपिटल एम हो, यदि ये वाला हिस्सा और अपन इसमें सोल्व कर लें, तो देखो यहां तक का तो आपने देख लिया है। अब मैं इसमें क्या कहता हूं कि यदि इसके लिए खर्च वसा, यदि इस ऊर्जा के लिए, यदि इसके लिए खर्च वसा, यदि इसके लिए खर्च वसा का आवश्यक द्रव्यमान, फैट का आवश्यक वसा का, यदि इसके लिए खर्च वसा का आवश्यक द्रव्यमान कैपिटल एम हो, क्या हो, कैपिटल एम हो, तो देखिए भाई इससे आगे के हिस्से को भी मैं यहां देख रहा हूं। अगर ये इसके लिए खर्च वसा का आवश्यक द्रव्यमान कैपिटल एम हो, तो यानी कि इस ई का जो मान होगा वो क्या हो गया है, कैपिटल एम इनटू, क्योंकि ये क्या है भाई, ऊर्जा केस में दी हुई है मेरे पास, गौर करो जूल पर किलोग्राम में है, तो यानी कि ये एम द्रव्यमान के लिए कितनी हो जाएगी, 3.8 इंटू 10⁻⁷। भाई 1 किलोग्राम के लिए ये है, तो m किलोग्राम के लिए इतनी ऊर्जा हो गई, m इंटू 3.8 इंटू 10⁻⁷ आ गई। तो ये इज इक्वल टू क्या होगा, E होगा। और E की वैल्यू कितनी इक्वल है मेरे पास, 100W/20, यही तो वैल्यू मेरे पास आ रही है। यानी कि कैपिटल M इज इक्वल टू, तो मेरे पास हो गया है 100W की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 4.9 इंटू 10⁻⁴/20, 3.8 इंटू 10⁻⁷। बस अब अपन को इसी कैलकुलेशन करनी है। तो देखो डिजिट क्या आ गई मेरे पास, 100 इंटू 4.9 10⁻⁴, राइट, फिर 20 है, फिर 3.8 इंटू 10⁻⁷। तो इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो ये आएगा मेरे पास 6.447 इंटू 10⁻⁻³ किलोग्राम। इतनी वसा इसमें क्या होगी, अपनी खर्च हो जाएगी। ये अपना क्वेश्चन नंबर था 22 जो कि अपन ने कंप्लीट किया है। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको एज इट ऐसे कैसे एक बार आप नोट कर लें, अच्छा क्वेश्चन था। इसके आगे का जो क्वेश्चन नंबर 23 वो भी अच्छा क्वेश्चन। अब सारे ही क्वेश्चन बड़े बेहतरीन क्वेश्चन हैं जिनको कि अपन हल करते जा रहे हैं, देखिएगा। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की, ये आप इसे नोट कर लें एक बार। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कोई परिवार 8 किलोवाट विद्युत शक्ति का उपभोग करता है। कोई परिवार 8 किलोवाट विद्युत शक्ति का उपभोग करता है। कोई परिवार 8 किलोवाट विद्युत शक्ति का क्या करता है, उपभोग करता है। अब देखिए नंबर फर्स्ट, पहले इसमें क्या कह रहे हैं, किसी क्षैतिज सतह पर क्षैतिज सतह पर सीधे आपतित होने वाली सौर ऊर्जा की, किसी क्षैतिज सतह पर सीधे आपतित होने वाली, किसी क्षैतिज सतह पर सीधे आपतित होने वाली
सौर ऊर्जा की औसत दर, आपतित होने वाली सौर ऊर्जा की औसत दर किसी क्षैतिज सतह पर सीधे आपतित होने वाली सौर ऊर्जा की औसत दर 200 वाट प्रति मीटर स्क्वायर है। कितनी दी हुई है? 200 वाट प्रति मीटर स्क्वायर है। यदि इस ऊर्जा का 20% भाग लाभदायक, यदि इस ऊर्जा का 20% भाग लाभदायक विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है, यदि इस ऊर्जा का 20% भाग लाभदायक विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है। यदि इस ऊर्जा का 20% भाग लाभदायक विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है तो 8 किलोवाट की विद्युत ऊर्जा के लिए 8 किलोवाट की विद्युत ऊर्जा के लिए 8 किलोवाट की विद्युत ऊर्जा के लिए कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी? तो 8 वाट की विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति कर देते हैं। विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति के लिए कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी? ये लो भाई, ये तो इसके अंदर एक तो ये पूछा गया कितने क्षेत्रफल की क्या होगी? आवश्यकता होगी। अब देखिएगा भाई इसी में आगे और क्या पूछ रहे हैं। अब देखो भाई इसी में क्या क्या कह दिया मैंने। आपतित होने पर सौर ऊर्जा की दर इतनी है, यदि इस ऊर्जा का 20% भाग लाभदायक विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है तो 8 किलोवाट की विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति के लिए कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी? ये कह रहे हैं। साथ में इस कह रहे हैं इस क्षेत्रफल की जो तुलना है, इस क्षेत्रफल की तुलना किसी विशिष्ट भवन की छत के क्षेत्रफल से कीजिए। ये भी इसी क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा है। तो क्या कह सकते हैं? देखो इसके क्वेश्चन में 2 पार्ट अपन कर लें। ये तो उपयोग करता है, फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया। नंबर सेकंड क्या कह रहे हैं? सेकंड ये कह रहे हैं कि इस क्षेत्रफल की तुलना इस क्षेत्रफल की तुलना किसी विशिष्ट भवन इस क्षेत्रफल की तुलना किसी विशिष्ट भवन की छत के क्षेत्रफल से कीजिए। किसी विशिष्ट भवन की छत के क्षेत्रफल से कीजिए। ये लो है। अब इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखे भाई। अगर मैं ये कह दूं कि आवश्यक क्षेत्रफल कैपिटल ए हो तो इस पर आपतित ऊर्जा, गौर करो आप यहां पर ये क्या कह रहे हैं, ये 200 वाट प्रति मीटर स्क्वायर है, यानी इकाई क्षेत्रफल के लिए 200 वाट है। तो ए क्षेत्रफल के लिए क्या हो जाएगा? 200 इंटू ए। भाई इकाई क्षेत्रफल के लिए 200 वाट प्रति मीटर स्क्वायर, तो इकाई क्षेत्रफल के लिए क्या हो जाएगा? 200
वाट प्रति मीटर स्क्वायर इंटू इसको ए से गुणा कर दो, तो क्या बच जाएगा, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो 200 इंटू ए वाट बन जाएगा। तो मैं यूं कह सकता हूं कि अगर क्षेत्रफल देखो, नंबर फर्स्ट पहले भाग को हल करें, आवश्यक क्षेत्रफल कैपिटल ए हो, आवश्यक क्षेत्रफल कैपिटल ए हो तो, आवश्यक क्षेत्रफल कैपिटल ए हो तो आपतित शक्ति हो तो इस पर आपतित शक्ति कितनी हो जाएगी, 200 इंटू ए वाट। ये लो भाई, इतनी शक्ति हो जाएगी, 200 इंटू ए वाट बन जाएगी। अब इसका कितना परसेंट लाभदायक में चेंज हो रहा है, 20% भाग, ये अपन को दिया था। अब देखो यो कह सकते हैं, इसलिए लाभदायक विद्युत शक्ति, इसलिए लाभदायक विद्युत शक्ति कितना है इसका, 200A का 20%, यानी कि 200A इंटू 20/100, 00 से 00 कैंसिल, यानी कि 40A वाट। इतना विद्युत शक्ति अपन को इससे क्या हो रही है भाई, प्राप्त हो रही है। अब देखो ये जो 40A वाट आ रही है और इसकी वैल्यू भी दे रखी है इन्होंने भाई, कितनी है, 8 किलोवाट, इतनी उसे चाहिए। लाभदायक विद्युत शक्ति बराबर इतने 40A वाट, और ये किसके बराबर दी हुई है इन्होंने, 8 किलोवाट, तो यानी कि 8 गुणा 10⁻³ वाट। ये लो भाई, ये अपने पास इक्वेशन लिख दी है। तो इससे अब ए की कैलकुलेशन हो गई, लो आसान हो गई ए की कैलकुलेशन। तो ए इजिकल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, 8 गुणा 10⁻³ बटे में 40, ये 5 टाइम हो गया, 1/5, यानी कि 1/5 हो गया 0.2, 0.2 इंटू 3, यानी कि 200 मीटर स्क्वायर। ये लो भाई, ये क्षेत्रफल अपने पास आ गया। क्लियर, तो अपन ने एरिया निकाल लिया है, इतना क्षेत्रफल चाहिए इतनी उड़ शक्ति के लिए। यहां अपने पास 200 मीटर स्क्वायर आ गया। अगर यदि अब इसमें आगे क्या कहा है इन्होंने, सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, इस क्षेत्रफल की तुलना किसी विशिष्ट भवन की छत के क्षेत्रफल से कीजिए। यदि अगर मैं मान लूं कि भवन की जो छत है वो वर्गाकार है, अगर भवन की छत कैसी है, वर्गाकार है, तो वर्गाकार है तो आप जानते हो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, उसकी भुजा में स्मॉल a मान लेता हूं। यदि भवन की छत वर्गाकार हो जिसकी भुजा स्मॉल a हो, तो अगर उसकी भुजा को क्या ले लें अपन, स्मॉल a हो, तो आपको पता है स्मॉल a का स्क्वायर इजिकल टू क्या बन जाएगा, कैपिटल A, यानी कि 200। तो 200 का रूट निकाले अपन, तो ये आएगा 14.14 मीटर, यानी कि एक एक भुजाई हो गई। तो ये कह सकते हैं जो आवश्यक क्षेत्रफल है लगभग इसके आसपास आ जाएगा। अतः आवश्यक क्षेत्रफल एक, यो कह दो, अतः आवश्यक क्षेत्रफल एक 14 इंटू 14 कह सकते हैं अपन, 14 इंटू 14 विमा वाले बड़े घर की छत के तुल्य है, विमा वाले बड़े घर की छत के तुल्य है। ये लो, ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 23 है, वो भी अपन ने इसमें कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद अपने पास 7 क्वेश्चन और बच रहे हैं इसमें, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो 30 है भाई। ये लो, तो यहां आप इस क्वेश्चन को एक बार नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन सरल लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। अब इसके बाद अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर था 23। यहां तक आप इसे नोट कीजिएगा।